We are talking about fertilization. निषेचन की प्रक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि फर्टिलाइजेशन कहते किसको है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो हम कहेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। देखिए, जब मेल और फीमेल इन दोनों के गैमेट, मेल के अंदर तो क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल में होता है ओवम। ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर इन दोनों के अंदर मिलने से क्या बन रहा है, 2n। यहाँ ये जो 2n बन रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो क्या हो रही है, कैरियोगैमी, और एक क्या हो रहा है, साइटोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब है कि दोनों के ही यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, प्रोन्यूक्लियाई, वो फ्यूज हो रहे हैं। और साइटोगैमी का मतलब क्या है, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं। जब कैरियोगैमी और साइटोगैमी दोनों हो जाती है तो हम कहते हैं क्या हो गया, सिनगैमी। और इसी सिनगैमी के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों ही क्रोमोसोम आपस में पेयर बना देंगे। एन और एन दोनों ही हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो होते हैं, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, और दोनों मेल और फीमेल हैप्लॉइड क्रोमोसोम पेयर जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एम्फीमिक्सिस। और ये जो एम्फीमिक्सिस होता है यही लास्ट में रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। तो हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, निषेचन का मतलब क्या होता है। निषेचन का अर्थ है जब मादा और नर युग्मकों के प्रोन्यूक्लियाई, प्राक केंद्रकों का संयुग्मन, संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है प्रोन्यूक्लियाई का, उस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों ही हैप्लॉइड सेल है, मियोसिस के थ्रू बनी है। दोनों ही हैप्लॉइड सेल के अंदर पहले क्या होगा, दोनों के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में मिल जाएंगे। जब हम कह रहे हैं कि दोनों के साइटोप्लाज्म मिल गए तो उसको बोलेंगे हम साइटोगैमी। तो साइटोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर उसके बाद में क्या होगा, दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में पास में आएंगे, उसको बोलेंगे हम कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। जब यहाँ ये दोनों ही सिस्टम, जब दोनों ही प्रोसेस हो जाएगा तब कह रहे हैं कौन सा प्रोसेस हो गया, सिनगैमी। तो सिनगैमी में क्या आते हैं, कैरियोगैमी और साइटोगैमी दोनों आ जाएगा। सिनगैमी होगा तो हमारे पास में रिजल्ट की फॉर्म में क्या मिलता है, 2n, क्रोमोसोम का सेट, एक मेल का दूसरा फीमेल का, दोनों ही क्रोमोसोम मिल जाएंगे तो हमारे पास में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। ये जो 46 क्रोमोसोम बने हैं, इस बनने के प्रोसेस को ही हमने क्या बोल दिया, एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। तो हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है एम्फीमिक्सिस। अगर हम इस पूरे फर्टिलाइजेशन की टाइप की बात करें तो दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हमको मिलते हैं देखने को। एक टाइप्स की बात करें तो दो टाइप हो जाएगा। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो उसकी जो साइट है वो कहाँ होती है, पहली बात तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये जो दो टर्म लिखी है, पहले इसके मायने समझ लेते हैं कि अर्थ क्या होता है। इंटरनल का मतलब है कि अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ है, फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इजेक्यूलेशन के बाद में फीमेल मेल के जो सीमन होते हैं वो जब बॉडी में चले जाते हैं फीमेल की, उस प्रोसेस का नाम होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के थ्रू जो सीमन के अंदर के स्पर्म थे वो अब कहाँ चले गए हैं, फीमेल की जेनिटल ट्रैक के अंदर, जो वेजाइनल जेनिटल ट्रैक होता है वहाँ पर ये सीमन चले गए। अब आगे जाएंगे और फीमेल की ओविडक्ट के अंदर जो एम्पुला होता है वहाँ पर वो फ्यूज हो जाएंगे।
जब हम कह रहे हैं कि एम्पुला में फ्यूज हो गए तो वो बॉडी के अंदर है, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है, तो फीमेल बॉडी के अंदर अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर सोचो मेल और फीमेल दोनों ही अपने अपने गैमेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्री कर दें और वहाँ बाहर, बॉडी के बाहर दोनों का फ्यूजन हो, जैसे हम देखते हैं फिश के अंदर, फ्रॉग के अंदर बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है, तो उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो दो टाइप हो गए, एक हो जाएगा इंटरनल, दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल। तो देखिए एक्सटर्नल में साइट क्या होती है, साइट होता है वाटर, वाटर बॉडी होती है। अब वाटर जो है ना वो भी दो टाइप का होता है। देखिए एक होता है जिसको बोलते हैं हम फ्रेश वाटर और एक होता है जिसको बोलते हैं हम मराइन वाटर। तो एक समुद्री जल है, दूसरा जो है वो फ्रेश वाटर है, जैसे तालाबों का, नदियों का पानी। फ्रेश वाटर में किसका फ्यूजन होगा, किसके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो पता है आपको, फ्रॉग का। और मराइन के अंदर जो है वो हम एग्जांपल लिखते हैं अगर, तो बात करेंगे जैसे सी अर्चिन, पूछते हैं सी अर्चिन के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि इसकी स्टडी हुई है पूरी, इसलिए सी अर्चिन जो है वो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, मरीन में। वैसे ही एग्जांपल पूछते हैं हम एकाइनस, एकाइनस जो है वो सी अर्चिन ही होती है। वैसे एग्जांपल लिए हमने स्टारफिश, एस्टेरियास जिसको बोलते हैं हम, उसमें भी क्या होता है, वाटर के अंदर ही होगा और कहाँ होगा, मरीन वाटर के अंदर। तो फ्रेश वाटर में फ्रॉग एग्जांपल है, मरीन वाटर के अंदर सी अर्चिन, स्टारफिश ये एग्जांपल है, ये जो पूछे जाते हैं। अब देखो हमने बात की है एक्सटर्नल की, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल की। इंटरनल की बात करें तो यहाँ पर साइट क्या होती है, ह्यूमन के केस में तो क्या हो जाएगा, ओविडक्ट हो सकता है, ये यूटेरस के अंदर फर्टिलाइज हो या फिर ये वेजाइना में फर्टिलाइज हो सकते हैं। ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट के अंदर, और वो भी कौन से रीजन में, एम्पुला में, जिसको तुम्बिका कहते हैं, उस वाले भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक और साइट का मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा कोकून। तो आप बताइए कोकून जो है वो, उसमें फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो एग्जांपल लिखा हुआ है बुक के अंदर अर्थवॉर्म, ध्यान रखना एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर भी कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन वो कोकून में हो रहा है। तो ध्यान रखना है कोकून और वाटर बॉडी दोनों में ही एक्सटर्नल है। इंटरनल किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर, एम्पुला वाले रीजन में। फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसको है, ये होगी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हमें देखो पहली चीज़ तो ये है कि फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट चाहिए होता है। यहीं से देख लो, स्पर्म चाहिए, ओवम चाहिए, लार्ज अमाउंट में हमको क्या चाहिए, स्पर्म। तो स्पर्म के नंबर कितने होते हैं, लगभग 200 to 300 मिलियंस पर ml ऑफ इजैकुलेशन ऑफ सीमन। तो हम कह रहे हैं कि 200 से 300 मिलियन जो है हमारे पास में स्पर्म होने चाहिए 1 ml के अंदर। दूसरी, फिर ये स्पर्म जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो हम कह रहे हैं ये मोटाइल होने चाहिए, मोटाइल स्पर्म। फिर कह रहे हैं इसके अंदर जो यहाँ पर ये 200 to 300 स्पर्म निकल रहे हैं, इनमें से 60% जो है, 60% स्पर्म जो है उनकी तो क्या होनी चाहिए, रेगुलर साइज एंड शेप होना चाहिए। और उनमें से 40% जो है वो वायबल होने चाहिए। वायबल का मतलब होता है जनन अक्षम होने चाहिए, है ना, जननात्मक क्षमता उनमें होनी चाहिए, जननक्षम होने चाहिए, तब जाकर वो फर्टिलाइज करेंगे। ये सब हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए यहाँ पर क्या, स्पर्म। स्पर्म के नंबर कितने चाहिए, 200 to 300 मिलियंस। फिर ये स्पर्म सारे के सारे मोटाइल होने चाहिए, उसमें से 60% की साइज रेगुलर होनी चाहिए और 40% जो है वो वायबल होने चाहिए, जननक्षम होना चाहिए, फर्टिलाइज कर सके, ऐसे होने चाहिए। फिर स्पर्म की जो शेप होती है कैसी होती है, स्पून शेप होती है। ह्यूमन स्पर्म की शेप कैसी है, स्पून, है ना। यहाँ पर आप स्पेंडल शेप भी जो है वो पढ़ते हो। फिर स्पर्म की बात करें हम, यहाँ पर स्पर्म जो है, अगर सोचिए लगभग स्पर्म की संख्या अगर 20 मिलियन से कम है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। और अगर स्पर्म की काउंट बिल्कुल जीरो है तो उसको बोलेंगे हम एजोस्पर्मिया। ये सारी की सारी कहानी क्या है स्पर्म की। स्पर्म के अंदर जो है वो क्या होता है, कैपेसिटेशन। तो हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ये है कि स्पर्म के अंदर क्या होना चाहिए, कैपेसिटेशन होना चाहिए। कैपेसिटेशन के लिए हम कह रहे हैं कौन से आयन रेस्पॉन्सिबल होता है, देखो कैल्शियम जो है वो होना चाहिए, जिंक की अमाउंट होनी चाहिए। कैल्शियम और जिंक दोनों ही यहाँ पर स्पर्म को कैपेसिटेट करेंगे, उसको योग्यता अर्जन में सहायता प्रदान करेंगे। एपिडिडाइमस के अंदर इसका क्या होना चाहिए, फंक्शनल मैच्योरेशन होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होना चाहिए। फिर अगर सोचिए जिंक की अमाउंट नहीं है तो स्पर्म जो है वो कैसा हो सकता है, नॉन फर्टाइल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है वो कैसे आ सकती है, अगर स्पर्म बन रहा है और वहाँ पर जिंक मौजूद नहीं है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट में हम ये बात कर रहे हैं कि स्पर्म और ओवम जो है वो दोनों कैसे हो, तो स्पर्म की संख्या ज़्यादा हो। कितनी संख्या ज़्यादा हो, 200 से 300 मिलियन के आसपास में हो। फिर स्पर्म जो है वो कैसे होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए। स्पर्म जो है उसमें से 60% की जो आकृति है या आकार जो है वो सामान्य होना चाहिए, और 60% जो 40% स्पर्म उसमें से कैसे होने चाहिए, जननक्षम होने चाहिए। फिर स्पर्म का जो साइज होता है वो शेप जो होता है वो स्पून या स्पेंडल शेप का होता है। साइज की बात करें हम तो हम 55 टू 60 माइक्रोन के आसपास में साइज को देखते हैं। फिर स्पर्म जो है उसमें कैपेसिटेशन होना चाहिए, और उसके अंदर जिंक और कैल्शियम जो है वो यहाँ पर कैपेसिटेशन में भूमिका निभाते हैं। जिंक अगर ना हो तो स्पर्म जो है वो बंध्य प्रकार के हो सकते हैं। फंक्शनल मैच्योरेशन, क्रियात्मक परिपक्वन एपिडिडाइमस के अंदर होता है, तो स्पर्म का क्रियात्मक परिपक्वन हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो स्पर्म से रिलेटेड है। ओवम से रिलेटेड तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ओवम जो होता है उसकी साइज जो है वो लगभग 0.1 मिलीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, मतलब 1000 माइक्रोन के आसपास में ओवम की साइज होनी चाहिए। फिर ओवम में जोना पैलिसिडा लेयर, कोरोना रेडिएटा लेयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मैच्योरेशन के दौरान कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बने हुए होने चाहिए, और हम कह रहे हैं कि इसमें भी कैल्शियम की इंपॉर्टेंस है। किसकी इंपॉर्टेंस है, हम कहेंगे कैल्शियम जो होता है, इस कैल्शियम आयन की इंपॉर्टेंस होती है ओवम के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें रिक्वायरमेंट में पढ़नी है। तो फर्टिलाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अंदर ये कुछ पॉइंट है जो दिमाग में रखें। अब इसके बाद में देखो क्या हो गया, एक तो फर्टिलाइजेशन के क्या हो गए, डेफिनेशन हो गई। फिर फर्टिलाइजेशन का क्या हो गया यहाँ पर, टाइप। फिर यहाँ पर क्या हो गया है, रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म, तो बड़ा भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम अभी बाद में बात करेंगे। तो पहले इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद में फिर अब बात करते हैं मैकेनिज्म की।